जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक क्लास रहेगी, यानी कि मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्लास है प्रॉपर उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो सेकंड ईयर में एग्जाम किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए थे। अब वो अगर आप फाइनल में हैं और एग्जाम आपको देना है तो बिल्कुल आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, खासकर आपके पाठ्यक्रम को हमने ध्यान में रख करके जो क्लास है प्रॉपर हमने डिज़ाइन करी है। ओएमआर का बाप यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका ओएमआर पे होगा और बिल्कुल टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि आप जिनको पढ़ के कहीं ना कहीं आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चीज़ें बहुत आसान और शानदार हो गई हैं। इससे पहले भी हमने पर्यावरण की जो क्लासेस हैं वो आपको उपलब्ध करवाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। बाकी प्लेलिस्ट सभी विषयों की बना दी गई है, चाहे फिर टूर गाइड हो या फिर आपके इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, मल्टीमीडिया, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है प्रॉपर यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर नए हो, है ना। और बिल्कुल यहीं से पेपर जो है आने के चांसेस रहेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेंगे। और ये जो क्लास है प्रॉपर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब समझो बात। सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपके सामने रहेगा आप लिखते हुए जरूर चलना, ठीक। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहेगा, ठीक है। चलो, नंबर 1 क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है ना। अब पारिस्थितिकी तंत्र का अंग क्या है? पौधे हैं, जंतु हैं, अपघटक हैं, या फिर ये सभी। तो देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के जो अंग हैं वो सब हैं, चाहे पौधे हों, अपघटक हों, जंतु हों। अब पारिस्थितिकी तंत्र के मैं अंगों की अगर बात करूं तो प्रॉपर दो अंग माने जाते हैं। एक तो होता है भाई जैविक, कौन होता है? जैविक घटक। और दूसरा जो घटक होता है इसका वो होता है अजैविक। कौन सा होता है भाई? अजैविक घटक, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैविक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक को कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी, ठीक है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे, जंतु, अपघटक सभी जो है वो अंग हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। देखो, उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हम जो दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक साइड मैंने लिख लिया जैविक और दूसरे साइड मैंने लिख लिया यहाँ पे अजैविक, ठीक है। अजैविक। अब समझो, देखो जैविक में जो चीज़ें आती हैं वो है आपकी वनस्पति हुई, है ना, वनस्पति। दूसरे हुए जंतु, ठीक है। और तीसरे जो हैं इसमें आ जाते हैं अपघटक। क्या आते हैं भाई? अपघटक। तो अपघटक जो है वो अंत में रखे जाते हैं, जैविक घटक का ही कंपोनेंट होता है ये अपघटक, ठीक है। बायोटिक जो कंपोनेंट है उसी का घटक है अपघटक, लेकिन इसे हम लास्ट में रखते हैं। और वनस्पति उत्पादक, जंतु जो है उपभोक्ता, और लास्ट में अपघटक जो है जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने का काम करते हैं अपघटक, ठीक है। अजैविक घटक में क्या क्या आता है? तो भाई अजैविक घटक में आते हैं जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, ह्यूमस होती है, मैदान, है ना, वनस्थल, पर्वत, तालाब, ये सारी चीज़ें जो है वो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीज़ें और लिखते हुए भी आप चल रहे होंगे। अब समझो प्रश्न नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या है वही उदाहरण? घास का मैदान, वन, पृथ्वी, सभी। तो देखो भाई, पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो है सभी, है ना। मैं बात करूँ अगर घास के मैदान की, वन की, पृथ्वी की, तो सभी जो है वो आपके आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। और ये सब चीज़ें जो है वो किस में आती हैं? तो आप कहना अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। किस में आती हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है भाई? है ना, झील है, वन है, फसल का मैदान है, या सागर है। अब देखो, झील जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, सागर, महासागर, ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक है। फसल का जो मैदान है वो कैसा होता है बताओ? फसल कट जाने के बाद मिलता है ना वहाँ पे, तो ये जो है वो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो सी नंबर का या फिर सा नंबर का फसल का मैदान बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब बिल्कुल लाइक जरूर कर दो, है ना। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दो वीडियो को, जिससे हमें भी ऊर्जा मिल जाए, जरा थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एक एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित हैं, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित हैं। अब पौधे की अगर बात करें तो प्रथम पोषक स्तर में, द्वितीय पोषक स्तर में, या तृतीय पोषक स्तर में, या अंतिम पोषक स्तर में। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, जो हमारी अब खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन होती है उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं कौन? वो आते हैं सबसे पहले उत्पादक। कौन आते हैं भाई? उत्पादक।
ठीक है, प्रोड्यूसर जिन्हें हम कहते हैं। फिर कौन आते हैं? तो फिर आते हैं उपभोक्ता। कौन आते हैं भाई? उपभोक्ता आते हैं, जिन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। इसके बाद जो जो है वो अपघटक वगैरह आते हैं। तो उत्पादक हम देखें तो उत्पादक में यही आते हैं, पेड़ पेड़ पौधे आते हैं। क्या कौन कौन आते हैं भाई? पेड़ पौधे आते हैं। और जंतु वगैरह किस में आते हैं? ये सब चीज़ें जैसे कि इनको पेड़ पौधों को जो खाते हैं वो आते हैं सेकंड नंबर पे। और बीच में कौन आते हैं फिर? जो उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, चलो, तो जो शाकाहारी को खाते हैं वो आते हैं बीच में। जैसे कि मध्यम, अगर देखें मध्य अवस्था में जो फूड चेन में आते हैं वो जंतु होते हैं। ठीक है, चलो, तो बात करें अगर राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम पोषक स्तर में। आप समझ गए होंगे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो पौधे स्थित होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर में होते हैं। द्वितीय में क्या होते हैं भाई? जो वनस्पति को खाते हैं, जैसे कि हुआ आपकी बकरी हुई, है ना, जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं वो। और तृतीय पोषक स्तर में वो आते हैं जो बकरी वगैरह को खाते हैं, जैसे जंतु वगैरह हुए। और अंतिम में वो आते हैं वो जो मांसाहारी होते हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ जो है चीज़ें कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दो BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी क्लासेस जो है उपलब्ध करवाते रहें, है ना। आपका चाहे 4th सेम हो, 5th सेम हो या फिर 6th सेम, सभी में आप BA BSc VCOM से अपनी टेंशन फ्री हो जाएं, है ना। चलो, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 की। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैवीय घटक है, बताओ भाई। अभी हमने आपको बताया था, क्या जीवाणु अजैवीय घटक है या पौधे हैं या कवक हैं? बताओ। देखो, अगर बात करें राइट आंसर की, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। सा कैसे हो जाएगा? देखो, हमने आपको अभी बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो घटक होते हैं वो दो होते हैं। कौन से? एक तो हमने आपसे कहा था जैविक, क्या कहा था बताओ? एक कहा था हमने जैविक घटक, और दूसरा हमने आपको क्या कहा था बताओ? दूसरा कहा था अजैविक, कहा था अजैविक। अब हमने जैविक में आपको क्या समझाया था? जैविक में समझाया था कि जो 3 चीज़ें होती हैं हमारी, वनस्पति हुई, है ना, वनस्पति हुआ, और सेकंड में हमने आपको बताया था जो जंतु वगैरह हुए, है ना, उत्पादक जिन्हें हम कहते हैं, जंतु को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। लास्ट में आप घटक हुए, है ना। अजैविक में हमने आपको बताया था कि ये नमी, ह्यूमस, है ना, जो यहाँ पे लिखा है ह्यूमस, और जो आर्द्रता, है ना, महासागर, ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? अजैविक घटक में। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर, ह्यूमस। तो पारिस्थितिकी में अजैविक घटक कौन सा है? कहना आप ह्यूमस है। समझ गए बात? चलिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूं। प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या फिर केवल दिन में। तो देखो, हम आपको अगर बताएं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी होती है ज़रूरत? सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एक बात बताओ आप हमें, अगर सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होगी तो क्या सूर्य का प्रकाश रात में मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर सूर्य का प्रकाश जो है वो दिन में मिलेगा, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल दिन में। अब प्रकाश संश्लेषण सुन लो क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, और किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो कहना सनलाइट की उपस्थिति में। और सनलाइट कब मिलती है? तो कहना केवल दिन में मिलती है। बहुत अच्छी बात है ना। अब एक बात और समझो, जो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया होती है, इसमें जो पेड़ पौधे हैं उन्हें CO2 जो है वो, उन्हें CO2 की आवश्यकता होती है, और O2 गैस वो छोड़ते हैं, जिस वजह से हम लोग O2 ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और हम एक दूसरे पर निर्भर, या फिर हम कह सकते हैं हम कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो देखो भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक गैस है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो क्या O2 हो जाएगी, है ना, N2 हो जाएगी, CO2 या फिर CO। O2 का नाम है ऑक्सीजन, N2 का नाम है नाइट्रोजन, CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट बात करूँ CO की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर अगर देखूँ तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सा नंबर का। कौन सा भाई? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक गैस है CO2, क्योंकि हम लोग जब सांस अपनी छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं हम CO2, और उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। फिर वो कौन सी छोड़ते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एक बात और बताओ, अच्छा बताओ, दहन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक गैस कौन सी होती है? बताओ, क्या ऑक्सीजन होती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ एक बार, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं?
श्वसन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कौन सी गैस जो है वो उत्सर्जित करते हैं, तो भाई साहब CO2 गैस का वो उत्सर्जन करते हैं, है ना कहीं ग्रहण वो CO2 करते हैं, और निष्कासित कौन सी करते हैं भाई, O2 यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं वो। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। बेहतरीन तरीके से शानदार डिटेल्स के साथ जो है चीज़ें आप कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा, है ना, हर गृहिणी, हर भाई बहन, है ना, सब क्या है, अपना परिवार है। तो सबके माता पिता को इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। उत्पादक कहलाते हैं भाई पौधे, जंतु, या फिर पौधे जंतु दोनों, या कोई नहीं, बताओ। देखो भाई, उत्पादक की श्रेणी में जो है हम केवल पौधों को रखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, है ना। अभी हमने आपको बताया था कि जो फूड चेन होती है हमारी, कौन कौन किस किन चीज़ों से बनती है, उत्पादक, फिर क्या रखते हैं हम, उपभोक्ता, क्या, उपभोक्ता, और लास्ट में क्या रखते हैं हम, लास्ट में रखते हैं अपघटक को। उत्पादक में कौन होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और उपभोक्ता में कौन आता है, जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, है ना, तो वो आते हैं। जैसे पेड़ पौधों को खाने वाले कौन से हुए, जो पेड़ पौधों को केवल खाते हैं, तो जैसे बकरी हुई, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वो उपभोक्ता में आ जाएंगे, जो इनका उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा भाई, पौधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी खाद्य श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं। अब देखो भाई, जंतु की बात करूं तो कहाँ स्थित होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो भाई माध्यमिक पोषक स्तर में जो है खाद्य श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं। वेरी नाइस, बहुत शानदार। 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कहलाते हैं। भाई पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या होते हैं, अपघटक वो होते हैं जो जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने का क्या रखते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं, या फिर बदलने का हुनर रखते हैं, वो कहलाते हैं भाई अजैविक अपघटक। ठीक है, तो अपघटक की श्रेणी में जीवाणु और कवक दोनों ही आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, कौन सा भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जीवाणु कवक दोनों ही कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई, जिसका अर्थ है, क्या होता है भाई इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है भाई एनवायरनर। क्या होता है, एनवायरनर। अब समझो, सबसे पहले एक बात, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि बताओ पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से, फ्रेंच शब्द से, या ब्रिटिश शब्द से। तो आप उन्हें बता देना कि जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच शब्द से हुई है, और उसका अर्थ क्या है, वो कौन सा शब्द है, तो आप कहना एनवायरनर है। ठीक है, और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो भाई परिधन आवरण इसे हम कहते हैं। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का क्या अर्थ होता है, घिरा हुआ। इस प्रकार जो इसका अर्थ हुआ पर्यावरण का चारों तरफ से घिरा हुआ। और पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो आप बता देना भाई, जैविक घटक और अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक घटक में बता देना वनस्पति जंतु अपघटक, और अजैविक घटक में बता देना महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, सागर, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है ना। जैवमंडल शब्द को कौन संदर्भित करता है, आपको बताना है भाई, बताओ। चट्टान एवं खनिज, वनस्पति एवं पशु, या फिर जल स्रोत, या फिर वायुमंडल एवं स्थलमंडल। तो देखो, बात करें राइट आंसर की तो हो जाएगा वनस्पति एवं पशु। जैव मंडल को सबसे ज़्यादा जो संदर्भित करते हैं वो वनस्पति करती है और पशु करते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा क्या होगा, जल का भंडारण, जल वर्षा, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, क्षोभ मंडल एवं संताप मंडल के मध्य की सीमा को किस रूप में जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोपोज। क्या कहते हैं भाई, ट्रोपोपोज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लो, लेकिन यहाँ से हम 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन याद रख लो और लिख लो अपनी कॉपी में कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो मध्य की सीमा है उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। चलो अब क्वेश्चन समझो, है ना। आपको हमें बताना क्या है, आपको बताना है कि जो मंडल है टोटल, तो आप कहना कितने हैं, कहना 5 हैं। कितने मंडल हैं भी, 5 मंडल हैं। देखो, जब बात आ ही गई है मंडल की, तो हम क्यों ना मंडल ही समझ लें। तो सबसे नीचे से अगर हम देखें तो होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। ठीक, अब हम क्षोभ मंडल से थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमें मिलता है कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। अगर समताप मंडल के ऊपर चलें तो हमें मिलता है मध्य मंडल। कौन सा मिलता है, मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक है,
और अगर हम मध्य मंडल के ऊपर चलें तो फिर कौन सा मिलता है हमें, फिर मिलता है हमें आयन मंडल। फिर उसके ऊपर और चले तो मिलता है हमें बहिर्मंडल। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, पांचों मंडलों के नाम आपको पता चल गए, है ना। अब हम समझेंगे पांचों मंडल में से वन बाय वन। देखो सबसे पहले हम समझेंगे क्षोभ मंडल, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। देखो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 0 से 18 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो आप बता देना 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो जितने भी बादल हैं, है ना, बादलों का फटना, बादलों का फटना, है ना, और जो बिजली का तड़कना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो आप कहना क्षोभ मंडल में होती हैं। अपनी कॉपी में लिख लेना बहुत अच्छे से। दूसरे की मैं बात करूं समताप मंडल, कौन सा भाई, समताप मंडल। तो इसकी जो ऊंचाई देखी गई है वो 18 तक है, तो इसकी 18 से कितनी देखी गई है बताओ, लगभग इसकी 45 किलोमीटर की रेंज में हम इसकी ऊंचाई देखते हैं। अब 35 किलोमीटर तक के आसपास इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल में। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ भाई जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप कह देना भाई समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, साथ ही में वायुयान जो उड़ते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपर का जो मंडल है समताप मंडल, वहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। आपकी माइंड में जो चीज़ें हैं वो सेट हो गई होंगी। अब समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, ठीक है, उसके ऊपर है अयन मंडल। अयन मंडल में क्या होता है, जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं सारे के सारे सैटेलाइट वहीं पे लगाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो अयन मंडल में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ें समझी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, प्रश्न नंबर 15। ओजोन छिद्र है, देखो भाई ओजोन की जो सांद्रता, ओजोन छिद्र है क्या है, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि है क्या, ओजोन परत में छिद्र है, या फिर ओजोन में परत का ह्रास है, या समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास है। तो राइट आंसर की बात करूं तो समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास है। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो कहना समताप मंडल में पाई जाती है। और कब कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है, तो 35 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ये मिलती है। बहुत उम्दा तरीके से आपने चीज़ें समझ ली हैं। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वह उपस्थित है कहाँ है भाई, 5 किलोमीटर है, और हमने तो 0 से 18 किलोमीटर समझी थी, है ना, किसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की। तो बस सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं भाई। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत या बाहरी परत के नाम से जिसे जानते हैं बहिर्मंडल है। अभी मैंने आपको बताया क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल। ठीक है, देखो तो वही है बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत। क्षोभ मंडल ना समझ लेना इस क्वेश्चन के राइट आंसर को, है ना। बहिर्मंडल सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो है फिर मध्य मंडल के बाद वैसे देखें तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो काम नहीं करता है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है फिर वो स्काई का काम करने लगता है, तो वही कहीं ना कहीं माना जाता है। चलो देखो अब यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन, ओजोन परत में उपस्थित है, ओजोन परत किस में उपस्थित है, तो अभी बताया था समताप मंडल में उपस्थित है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं भाई। वायुमंडल के घटक कौन कौन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बाकी जो गैसेस हैं कम मात्रा में मिलती हैं। बताओ नाइट्रोजन कितनी में, तो कहना 78%, है ना, और ऑक्सीजन कितनी, तो कहना 20.9 यानी कि 21%। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जलमंडल में पाए जाने वाले जल का द्रव्यमान है। बताओ भाई जलमंडल में पाए जाने वाले जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो बात करें देखो पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी के नीचे प्राप्त किया जाता है किसी ग्रह की सतह पर। तो देखो जल की अगर बात करें तो जलमंडल एक तो पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी के नीचे प्राप्त किया जाता है, और किसी ग्रह की सतह पर पाया जाता है। तो ये सभी आंसर जो हैं बिल्कुल राइट आंसर और परफेक्ट आंसर हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा 21 नंबर का, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह के रूप में जाना जाता है। तो भाई किसे जाना जाता है बताओ, स्वच्छता, पर्यावरण, है ना, या फिर प्रकृति उपचार। तो राइट आंसर की बात करें तो ये है आपकी हाइजीन, जिसे हम स्वच्छता कहते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है इसे। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मानव विकास के
परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसर के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। बताओ भाई क्या है उत्तरदायी? तो भौतिक तत्व जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके लिए? मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को या उसकी सेवाओं के अवसर के जो समय के साथ उनको निर्धारित वगैरह करते हैं, निर्धारण उनका करते हैं, तो वो भौतिक तत्व कहलाते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर नीचे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के घटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। बताओ भाई किस किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? भौतिक एवं जैविक घटक, भौतिक जैविक एवं सामाजिक घटक, भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक। देखो इसको इन सारे भी आंसर क्या है? गलत है ना। केवल राइट आंसर ऊपर का है, भौतिक एवं जैविक घटक। ठीक है, भौतिक घटक को हम अजैविक घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? अजैविक घटक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर शुद्ध जल है। कितना शुद्ध जल है पृथ्वी पर? तो राइट आंसर देखो 2.5%, बिल्कुल 2.5% जो है पृथ्वी पर शुद्ध जल माना जाता है। लेकिन अगर पीने योग्य जल की मैं बात करूं तो केवल 1% जल ही पीने योग्य जल है पूरी पृथ्वी पर। इसलिए कहते हैं भाई पृथ्वी पर जितना भी जल है ना, तो आप अगर ये समझते हैं कि भाई अगर हम पानी वेस्ट करते हैं फिर धरती पे ही तो जाता है ना, तो बिल्कुल अपनी मानसिकता सुधारें, है ना। पानी को वेस्ट ना करें क्योंकि जल जो है वो जीवन है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार तरीके से आपने 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर नंबर 25 क्वेश्चन आपका रहेगा, शुद्ध जल में से आर्कटिक डॉट 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 जो है आर्कटिक में बर्फ तथा स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है। भाई कितना होता है? तो ये 68.9% है, 84% है भाई, याद रख लो आर्कटिक में, है ना। बताओ महासागर, कितने सारे महासागर हैं आपके? कमेंट में बताओ हमें कितने महासागर हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का जो भाग है वो 71% घिरा हुआ है। महासागर से घिरा होने का मतलब है किससे भाई? जल से घिरा होना। किससे घिरा होना? जल से घिरा होना। ठीक है, अब अगर जल से घिरा है तो कितना घिरा है? 71% जल से घिरा है। बाकी का बचा कितना है? कितनी जमीन है, कितनी धरती है? तो मैं बताऊं केवल 29% रहने योग्य स्थान है। ठीक है, बाकी 29 में भी कई जगह जो है वो चारागाह वगैरह हैं, वन है। रहने योग्य जो है शायद 11% के आसपास ही रहने योग्य है। ठीक है, आप हमें बताओ, है ना। 27 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूँ अगर, चलिए नीचे देखें, अगर 27 नंबर का क्वेश्चन देखें, वेरी नाइस। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग डॉट 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 प्रति किलोग्राम समुद्री जल है। कितना है भाई? तो देखें 35 ग्राम जो है पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति किलोग्राम समुद्री जल है। ठीक है, चलिए, और खारापन जो है कहीं ना कहीं NaCl को संदर्भित करता है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, जल चक्र। ठीक है, वाटर साइकिल की मैं बात करूं, डैश 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 से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। क्या करता है? तो भाई एक जलाशय से दूसरे जलाशय से जल के हस्तांतरण को जो है जल चक्र संदर्भित करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशय हैं, है ना। तो भूमंडलीय नमी, भूजल, महासागर, ये सभी क्या हैं? बताओ सभी क्या हैं? जलाशय हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अधिकांश बाष्पीकरण से होता है। भाई क्या होता है भाई? अधिकांश बाष्पीकरण जो होता है वो होता है महासागर से। ठीक है, महासागर से जो है अधिकांश बाष्पीकरण होता है। मैं बात कर रहा हूँ एवेपोरेशन की। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अपसादी जो चट्टानें हैं डस्ट 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 की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। अपसादी चट्टानों की मैं बात करूं, देखो अपसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अपसादी चट्टानें जो हैं वो आपकी उनमें निक्षेप की जो प्रक्रिया होती है उनसे बनती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन, आर्टिसियन कुएं में पाए जाते हैं, है ना। आर्टिसियन जो है ऐसे कुएं में अपसादी चट्टानें वगैरह मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत संग्रह करना। अब अगर बात करें रेत संग्रह करने की, तो ये बलुआ चट्टानें जो हैं वो रेत संग्रह करना से बलुआ चट्टानें संबंधित होती हैं। 34 नंबर की मैं बात करूं, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो ये सब जो है अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री की यहाँ पे बात होती है।
35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें अगर, तो पृथ्वी की बाह्य या ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो भाई सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाना है एल्यूमिनियम का। और अगर बात करूं, अच्छा एक बात बताओ हमें, ऑक्सीजन जो है कैसी ऑक्सीजन धातु जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? आप हमें कमेंट करके बताओ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पृथ्वी की बाह्य या ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा धातु एल्यूमिनियम पाई जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो गई है? तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो गया है। और संगमरमर से बना कौन है? तो बताओ, ताजमहल बना है क्या? सफ़ेद संगमरमर से। और जो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो पीला पड़ना किसका कारण है? तो आप बता देना भाई, अम्ल वर्षा का कारण है। किसका कारण है? अम्ल वर्षा का कारण है। और अम्ल वर्षा जो होती है वो क्या, H2SO4 है ना, प्लस HNO3, इन दोनों के कारण होती है ना। इसमें जो उत्तरदायी गैसें होती हैं कौन, SO2 प्लस कौन होती हैं बताओ, NO2 या फिर N2O, है ना, NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। जैव मंडल है, जैव मंडल मीन्स होता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो जीवित प्राणियों के जो अधिकृत क्षेत्र हैं वो जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, सारी चीज़ें उनके अनुकूल होती हैं, उन्हें जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत हम रखते हैं। वेरी नाइस। 38 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। जैव मंडल का निर्माण होता है, भाई बताओ, जैव मंडल का जो निर्माण है वो होता है जीवित प्राणी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सब को मिला करके जो है वो जैव मंडल का निर्माण होता है। अब देखो, एक हम फिगर के माध्यम से तुम्हें समझाएं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होती हैं, और यहाँ जो बनता है पार्ट, वो आपका कहलाता है क्या भाई, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि जैव मंडल है, जैव मंडल क्या है? तो पृथ्वी की परत है। क्या है भाई? पृथ्वी की परत है, बायोस्फीयर। 40 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडलीय पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है भाई वायुमंडलीय पृथ्वी के तापमान को? तो इसमें जलवाष्प होता है, इसमें वायु होती है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, यह ऊष्मीय किरणों को परिवर्तित करता है। या फिर अगर बात करें राइट आंसर की, तो हो जाएगा इसका कि इसमें जो है वायुमंडल में वायु होती है और ये ऊष्मा का कुचालक होता है। बताओ, अगर सुचालक होता तो फिर जगह जगह आग लग जाती कि नहीं लग जाती, है ना। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, इसमें वायु भी होती है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। वेरी नाइस, बहुत शानदार। 41 नंबर का क्वेश्चन, आपने 40 क्वेश्चंस को धुआं कर दिया है, शानदार तरीके से समझ लिया है। एक क्वेश्चन और कायांतरित रूपांतर से लिया है ना। कौन एक कायांतरित चट्टान है? बताओ भाई, कौन एक चट्टान जो है वो कायांतरित है? तो कायांतरित चट्टान की मैं अगर बात करूं, तो स्लेट जो है कायांतरित चट्टान में रखा जाता है, स्लेट को। 41 नंबर का क्वेश्चन, जैव मंडल को डैश 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 के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में भाई परिभाषित किया जाता है जैव मंडल को? तो जैव मंडल को जो है मृदा का वह भाग जहाँ पशु एवं पौधे पाए जाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? जैव मंडल को उस कहते हैं कि जहाँ मृदा का वह भाग है जहाँ पशु पौधे पाए जाते हैं, है ना, और जीवित जो प्राणी वहाँ पे पाए जाते हैं, वो चीज़ कहलाती है जैव मंडल। चलिए बायोस्फीयर की यहाँ पे बात होती है। 43, जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब बताओ भाई, जैव मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। देखो, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें मिलती है सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है ना। पृथ्वी पर एकमात्र जो बहुत शानदार और जैसे कहें तो वो भगवान सूर्य ही है ना। सूर्य का प्रकाश, हिंदू धर्म में इन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? सूर्य देवता मानते हैं, प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य देवता को माना जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन, स्थल मंडल डैश 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 का जलाशय है। भाई बताओ, स्थल मंडल जो है वो फास्फोरस का जलाशय है। वेरी नाइस। देखो, फास्फोरस एक ऐसी धातु होती है जो वायु के संपर्क में आते ही क्या होती है भाई? आग पकड़ लेती है क्या? 45 नंबर का क्वेश्चन, स्थल मंडल में कार्बन डैश डैश के रूप में पाया जाता है। तो भाई कार्बन जो है कार्बन के रूप में ही पाया जाता है। वेरी नाइस। 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जीव नहीं है? तो देखो, संकटग्रस्त प्राणियों के में लाल बंदर नहीं है, बाकी लाल पांडा गायब हो रहे हैं, सींग वाले गैंडे जो हैं वो भी गायब हो रहे हैं, जंगली गधे भी गायब हो रहे हैं, जो एशियाई चीते हैं, शेर हैं, वो भी गायब हो रहे हैं। तो ये सब जो है संकटग्रस्त विलुप्त सूची में शामिल हैं।
है ना। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन नहीं है, तो भाई नहीं में लाल बंदर नहीं है। अब सबसे पहले समझो कि संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की जो सूची है वो कौन जारी करता है। तो देखो यूनेस्को जारी करती है, और ये जो है रेड डाटा बुक निकलती है एक। कौन सी निकलती है? रेड डाटा बुक, है ना। और रेड डाटा बुक में उन्हीं जीवों को रखा जाता है, उन्हीं प्राणियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, है ना, जो विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सबसे बड़े आकार का पक्षी है, सबसे बड़े आकार का जो पक्षी है वो है भाई शुतुरमुर्ग। आपने सुना भी होगा कि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। बताओ क्या उड़ पाता है बहुत ज़्यादा, है ना। इसका वजन अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट में बताओ जरा, इसका वजन कितना होता है, वेट। विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी निम्नलिखित में से कहाँ की है? एक ये सारे भी क्वेश्चन याद रख लो, हो सकता है पूछ ले। तो मांस मंडी सबसे ज़्यादा शिकांग की है ना। 49 नंबर का क्वेश्चन, समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है ना। समुदाय के अंदर जो विविधता अल्फा विविधता कहलाती है, और बाहर जो है उसके बीटा विविधता कहलाती है ना। बहुत शानदार तरीके से जो है आपने 49 क्वेश्चंस को शानदार कंप्लीट कर लिया है ना। WWF का अगर आपसे पूछ लें फुल फॉर्म तो बता देना, वर्ल्ड वाइड फंड है। बहुत शानदार तरीके से 50 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी ह्यूमन वैल्यू और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मानवीय मूल्य, पर्यावरणीय अध्ययन की बहुत सारी क्लासेस अपलोड है चैनल पर। प्लेलिस्ट विजिट कर लें, अदरवाइज लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF वगैरह मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टूर गाइड की मैं अगर बात करूँ, है ना, तो टूर गाइड को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है टूर गाइड, तो बहुत एक क्लास में संपूर्ण टूर गाइड को भी हमने कंप्लीट किया है, बिल्कुल देख लें। मल्टीमीडिया को के भी शानदार क्वेश्चंस को लेकर के हम आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके की क्लास आपको देने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर करी जाती है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को यूनिट वाइज हमने शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लें, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूँ या फिर आपके जो अदर माइनर सब्जेक्ट हैं, सभी की जो क्लासेस हैं प्रॉपर यहाँ पे दी जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल शेयर जरूर कर दें दोस्तों को। और अगर हम बात करें BA BSc VCOM, आपका जो 4th सेम है बहुत जल्द क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप चाहे BA में हो, BSc में हो, VCOM में हो, सारी क्लासेस को बहुत शानदार तरीके से अरेंज करने की कोशिश इस बार करी जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाएं, ताकि आपको किसी बात की भी बिल्कुल प्रॉब्लम टेंशन ना हो सके, है ना। सारी टेंशन आप हम पे छोड़ दें, ठीक है। और कमेंट में बता दो जरा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा और किस सब्जेक्ट की क्लास जो है आप चाहते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।